एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 10 द बनियन ट्री। तो इस चैप्टर में है दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट। तो इसमें राइटर कहते हैं कि जबकि जो घर था और जो ग्राउंड था वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब मेरे दादा दादी का था, जो बहुत ही बड़ा था, मगर एक बड़ा सा बनियन ट्री था वो मेरा था। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, क्योंकि ग्रैंडफादर एट द एज ऑफ 65, ग्रैंडफादर की जो एज थी वो 65 हो गई थी, वो उस पर तो अब चढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो बनियन ट्री जो था वो मेरा हो गया था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। इसकी जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई शाखाएँ थी वो ज़मीन तक आ गई थी और उसकी जो रूट्स थी वहाँ तक पहुँच गई थी। रूट्स मतलब होता है जड़ें तक पहुँच गई थी उसकी जो शाखाएँ थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गेव मी नीडलेस प्लेजर। और उसकी जो उसमें ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ जाना, जो मुड़े हुए उसके रास्ते उसमें से वो बनाती थी, उसमें से निकलने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। प्लेजर का मतलब होता है अच्छा लगना, मज़ा आना। Among them were squirrels and snails and butterflies। और उसके अलावा, उस पेड़ के अलावा वहाँ पर थी गिलहरियाँ और जो स्नेल्स होते हैं ना, जो गोल 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 होते हैं, एकदम से अपने अंदर शेल में भी घुस जाते हैं, वो स्नेल्स होते हैं, जानवर छोटे से, बटरफ्लाइज, तितलियाँ। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। तो जो वो पेड़ था वो बहुत पुराना था, हमारे जो दादाजी थे उनसे भी पुराना था, और इतना ही पुराना था जितना देहरादून खुद था। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below। और मैं खुद को आराम से छुपा सकता था। हाइड का मतलब होता है छुपाना, खुद को उसकी शाखाओं में। behind the thick green leaves, थिक ग्रीन मतलब मोटी गहरी हरे रंग की जो उसकी पत्तियां थी, उसमें मैं खुद को छुपा लेता था। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करता था। जो वर्ड था, दुनिया थी जो उस पेड़ के नीचे थी और आसपास थी। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। उस वहाँ पर जो मेरा पहला दोस्त था वो थी एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। शुरू में आर्किंग मतलब अपनी बैक के पीछे करते हुए इधर उधर भागती थी, हवा में कूदती थी, और शुरुआत में उसको अच्छा नहीं लगा था कि मैंने उसकी जो एकांत था उसमें इन्वेड कर दिया था, मतलब घुसपैठ कर दी थी। रिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा ना लगना और उसके अपोजिट में जाना, उसके खिलाफ जाना, उसको कहते हैं रिसेंट। देन ही बिकम फ्रेंडली and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and as soon taking morsels from hand। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए और मैं उसके लिए छोटे छोटे केक लाता था, बिस्किट लाता था। जब मैं उसको खिलाने लगा तो वो काफ़ी बोल्ड, मतलब वो शर्मीली नहीं रही, अब वो चुपचाप आराम से मेरे पास आ जाती थी और मेरे हाथ से ही चीज़ों को खा लेती थी। मॉर्सल्स होता है छोटे छोटे पीसेस ऑफ फूड, छोटे छोटे खाने के टुकड़े, वो मेरे हाथ से ही अब खा लेती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज dwelling into my pocket and helping himself to whatever he could find। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद तो ऐसा होने लगा था कि वो मेरी पॉकेट में, ड्वेलिंग का मतलब होता है खुद से ही चले जाना, मेरी पॉकेट में चले जाती थी और चीज़ें निकाल लेती थी जो भी उसको चाहिए होती थी। वो इतनी फ्रेंडली हो गई थी मेरे साथ। He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। वो बहुत ही काफ़ी यंग सी थी, जवान स्क्विरल था, और जो उसके फ्रेंड्स थे, उसके रिश्तेदार थे, वो उसको बेवकूफ़ी समझते होंगे कि वो एक जो है इंसान पर ट्रस्ट कर रही है, विश्वास कर रही है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, birds of all kinds would flock into the branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna, crows, scrambling with one another during the fig season. The banyan tree was noisiest place in the garden। स्प्रिंग सीज़न मतलब वसंत का जो मौसम होता था, उसमें जो बनियन ट्री था उसमें बहुत सारे उसके फल लगते थे, फिग्स लगते थे, उसके फल को फिग कहते हैं। अंजीर, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर शायद अंजीर बोलते हैं फिग को हिंदी में। बर्ड्स, बहुत तरीके की बर्ड्स उसकी ब्रांचेस पे आती थी, जो बुलबुल होती थी और पैरट्स होते थे, मैना, कौआ, ये सब लोग उस पे आते थे जब उस पर उसके फल लगते थे बनियन के ट्री पर।
और उस समय पर जब बनियन के ट्री पर फल लगते थे वो सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह हो जाती थी पूरे के पूरे बगीचे में. हाफवे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट. मैंने क्या करा था कि मैंने जो पेड़ था उस पर एक ऐसी जगह बना ली थी जिस पर मैं अपनी दोपहर में पूरी दोपहर बैठ सकता था जब दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और मैं उस पर बैठ के पढ़ भी लिया करता था अपने लिविंग रूम, मतलब जिस पे मेहमानों को स्पेशली बिठाते हैं उसको लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम बोलते हैं. उसमें से जो कुशन थे वो उठाता था और उस कुशन को एक ट्री की ब्रांच पर टेक लगाकर बैठकर और आराम से पढ़ता था किताबें. Treasure Island, Huckleberry Finn, The Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my Banyan Tree Library. और बहुत सारी किताबें जिनमें से जो मैंने अभी बोली ट्रेजर आइलैंड वगैरह वो सब राइटर बैठ के पेड़ पर पढ़ते थे. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं क्या करता था, मैं नीचे देखता था कि नीचे क्या क्या सब हो रहा है. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between the mongoose and a cobra. तो इसमें एक आफ्टरनून मतलब एक दोपहर को क्या हुआ कि मैंने जो इंडियन क्लासिक्स, मतलब हमारे देश में बहुत सारी कहानियाँ नहीं होती हैं कि कोबरा और मंगूस, मतलब सांप नाग या फिर आप नाग और उसको मंगूस को, नाग और नेवले के बीच की लड़ाई बहुत ज़्यादा आपने भी स्टोरीज सुनी होंगी. तो वो स्टोरीज राइटर ने भी सुनी थी और उसको लाइव देखने का मौका भी मिल गया एक दिन. अब पार्ट 2 पे आते हैं. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. Breeze का मतलब होता है हवाएं. वार्म मतलब गर्म. जो गर्म हवाएं गर्मी में आ रही थी उसने सबको अंदर भेज दिया था. यहाँ हालांकि जो माली था वो भी घर के अंदर चला गया था. आई वॉज फीलिंग ड्रोजी माई सेल्फ, वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज. और मैं खुद सोच रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी, मेरे को भी अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने भी सोचा कि क्या मैं नदी पे चला जाऊँ, पॉन्ड में मतलब तालाब में चला जाऊँ और रामू के साथ और दूसरी भैंसों के साथ मैं वहाँ पे तैर लूँगा. स्विम का मतलब होता है तैरना. When I saw a huge black cobra gliding over a clump of cactus at the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तो तब भी मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का कोबरा आ गया है और वो कैक्टस के पीछे छुपा हुआ है, और उसी टाइम एक मंगूस भी आ गया है जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, जो बिल्कुल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हैं. इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस. और फिर बनियन ट्री के नीचे वो आ गए, सूरज चमक रहा था और बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने वो लोग खड़े हुए थे. The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a super fighter. कोबरा को पता था कि जो ग्रे mongoose होता है ये बहुत, जो होता तो सिर्फ 3 फीट का है मगर ये बहुत ही अच्छा लड़ाकू होता है, बहुत ज़्यादा होशियार होता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है. अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ताकत से अटैक कर सकता है, लड़ सकता है. बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. मगर कोबरा भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होशियार और एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी काम को करने का अनुभव होना. वो बहुत ही अनुभवी फाइटर मतलब लड़ाकू था कोबरा खुद भी. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. वो जो है वो बहुत ज़्यादा आराम से चल सकता था और बहुत ही मतलब स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से वो दूसरों पे अटैक कर सकता था. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और जो उसके फैंग्स होते हैं, फैंग्स मतलब उसके दांत होते हैं, वो इतने ज़्यादा उसके पीछे जो होता है पॉइजन होता है वो इतने शार्प होते हैं कि अगर वो मंगूस पे लग गए तो मंगूस तुरंत मर जाएगा. हिसिंग डिफाइंस. हिसिंग मतलब जो स्नेक की साउंड होती है, हिस साउंड बोलते हैं उसे, तो वो हिस कर रहा होता है अपनी डिफाइंस मतलब अपने बचाव में. हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट. और उसकी जो जीभ थी वो कभी अंदर जा रही थी तो कभी बाहर आ रही थी. द कोबरा रेस्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड. और वो ग्राउंड के 6 फीट ऊपर तक चला गया. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड. और खुद को फैला लिया. स्पेक्टिकल हुड, अपना जो सर है वो पूरी तरीके से उसने फैला लिया. द mongoose burst his tail. mongoose ने भी अपनी तेल हिलाई. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप. और उसकी जो स्पाइन मतलब जो कमर पे थे जो हेयर थे वो खड़े हो गए. दो द combatants were unaware of the presence in the tree of my presence in the tree. जो combatants मतलब जो लड़ाकू थे उनको combatants बोलते हैं. उनको पता नहीं था, unaware मतलब पता ना होना, पता नहीं था कि कोई
ऊपर पेड़ पर भी बैठा हुआ है। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, मतलब उनको तुरंत पता लग गया 2 अलग दूसरे स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकों का, जिनमें से एक थी मैना और दूसरा था जंगली कौआ। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. वो दोनों जो चिड़ियाँ थी, मैना और कौवा जो था, वो चुपचाप बैठ गए जो कैक्टस था पास में, ये देखने के लिए कि लड़ाई कैसी चलेगी। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. मतलब वो वहाँ पर देखने के लिए आराम से बैठ गए और सेटल हो गए देखने के लिए। कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्लोइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। जो कोबरा होता है डिफेंस मतलब बचाव करते हुए इधर उधर घूम रहा था। ट्राइंग टू मेजमराइज द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और ये कोशिश कर रहा था कि नेवला कोई ना कोई गलत चाल चले और मैं उसको पकड़ लूँ। But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. और मगर जो मंगूज होता है उसको सब कुछ पता होता है कि जो उसके ओपोनेंट की आइज़ होती हैं वो किसको भी हिप्नोटाइज कर सकती हैं, मतलब अपने वश में कर लेती हैं। तो फिर उसने सोचा कि मैं इसकी आंखों की तरफ नहीं देखूंगा और उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाई उसने। इंस्टेड ही फिक्स हिज गेज एट अ पॉइंट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक, और उसने अपनी जो नज़रें हैं वो उसके सर के नीचे, कोबरा के सर के नीचे बिल्कुल गड़ाए रखी और उसने अटैक करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. और जैसे ही वो मतलब अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, वो बहुत ही आराम से दूसरी साइड पर हो गया और खुद को उसने बचाया। Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और एकदम से क्या हुआ, वो जो वो था कोबरा था, उसने इस तरीके से अपनी गर्दन घुमाई और राइटर को तो ऐसा लगा कि बस अब तो जो नेवला है वो नहीं बच पाएगा। But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out to reach. मगर वो जैसे ही उसको डसने वाला था, वो दूसरी इतनी सफाई से दूसरी साइड को कूद गया और उसने खुद को डसने से बचा लिया। और इसी तरीके से चलता रहा। जैसे ही कोबरा अटैक करने की कोशिश करता, तभी मंगूज जो होता वो दूसरी तरफ को कूद जाता। At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at them only to collide heavily in the mid-air. तो जिस मोमेंट में वो लोग मतलब आपस में लड़ रहे थे, जो कौआ और मैना होते हैं वो भी आपस में टकरा गए और फिर टकरा कर हवा में थोड़ा सा उनमें टकराव गए और नीचे से गिरने को लगे। श्रिंकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न एट द कैक्टस प्लांट, और फिर उसके बाद दोबारा कैक्टस प्लांट पे आकर के बैठ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेड ऑन द कोबराज बैक। अब कोबरा की जो बैक थी उस पर कुछ खून की बूंदें आ पड़ी थी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द मंगूज स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन अ बिट। और क्या हुआ, कोबरा ने फिर से जो अपना स्ट्राइक करा था वो फिर से मिस कर दिया और मंगूज जो था वो फिर से कूद गया दूसरी तरफ। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड। और फिर क्या हुआ कि जो बर्ड्स थी वो फिर से डाइव करना, एक मतलब जैसे कि आराम से उड़ना या फिर छलांग लगाना, इसको डाइव करना बोलते हैं। तो डाइव उन्होंने स्नेक के ऊपर डाइव करने की कोशिश की, मगर इंस्टेड क्या हुआ, एक दूसरे से ही टकरा गई। बम्प करना मतलब होता है टकरा जाना, और फिर वापस सेफ्टी से अपने कैक्टस पे आकर ही बैठ गई। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। जो तीसरा राउंड चला वो भी पहले जैसा ही था, मगर एक उसमें बहुत ही थोड़ा अलग सा डिफरेंस था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव एट द कोबरा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। फिर से दोबारा से क्रू और मैना फिर से उन्होंने सोचा कि हम फिर से कोबरा पे डाइव करेंगे, मगर इस बार उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया और अपना मार्क भी मिस करते जिस पर उन्हें जाके बैठना था। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इज पर्च, बट द क्रू टाइड to pull up in the mid-air and turned back. In the second that it took the bird to do this, Cobra whipped up his back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. अब क्या हुआ कि वो एक दूसरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बर्ड और वो मैना, मगर क्या हुआ इस बार वो क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, टकरा रहे थे और वापस आके अपने पेड़ पे बैठ जा रहे थे। मगर इस बार जो कोबरा था उसने उसको डस लिया कौवे को, और कौवा आके नीचे गिर गया कैक्टस के पेड़ पर। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस ट्री, जो और मगर मैना जो थी वो वापस अपने कैक्टस ट्री पे आराम से आ गई।
एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। और फिर जब उसने देखा कि कौवा तो मर गया तो उसने सोचा कि भाई अब मैं इनके बीच में स्नेक और mongoose की लड़ाई में कोई भी दखलंदाजी नहीं करूँगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose वॉकिंग फ्यूरियसली अप टू इट। अब जो कोबरा हो रहा था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था, मगर जो mongoose था वो अभी भी बिल्कुल बिना डरे इधर उधर घूम रहा था। Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout। और फिर अभी भी उन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी, मगर जो नेवला था वो अपने छोटे छोटे पैरों की सहायता से इधर उधर बहुत ही तेज़ी से भाग जा रहा था। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose but to no avail। और फिर कोबरा ने कोशिश करी कि मैं खुद को इस पर अपने ये जो mongoose है इस पर लपेट दूंगा और इसको मार दूंगा, मगर वो भी सफल नहीं हो पाया इस बात में भी। द लिटिल फेलो hung grimly on until the snake had ceased to struggle। He then smelt along its quivering length, grappled it round the hood and dragged it into the bushes। और फिर क्या हुआ और कि उसने सोचा कि मैं उस पर अटैक करूँगा, मगर उनका गेम तो वैसा ही चलता रहा और फिर वो लड़ते लड़ते बुशेस की तरफ चले गए। और जो वो था mongoose था, उसने उसको घायल कर दिया था कोबरा को और फिर उसको खींच के झाड़ियों की तरफ ले गया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peering into the bushes from the safe distance and then with a shrill cry of congratulations flew away। फिर मैना जो थी वो चुपचाप ग्राउंड से दूसरी तरफ चली गई बुशेस में देखने, मगर वो बुशेस में देखने की क्या हुआ, मगर वो सेफ डिस्टेंस पे रही ताकि उसको कुछ ना हो। और फिर वो बहुत ही तेज़ श्रिल मतलब होता है तेज़ आवाज़ में कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ देकर वहाँ से उड़ गई। तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।